रफ्ता रफ्ता उसका शक यकीन में तब्दील होने लगा। इस जगह उसके अलावा वो कहीं और भी मौजूद थी। अपने वजूद के फैलने के इस एहसास से मारे खौफ के वो काम जाती। उसके अंदर एक भयानक खला फैलता जा रहा था। हर लम्हे को उसको यूं लगता है जैसे वो कोई बड़ा ज़रूरी काम भूल गई हो। वो किसी अनजान सफ़र के लिए हरदम तैयार रहती। ईद के पहले तमाम लोग उसको मकान में बोलते महसूस होते, जैसे वो हर बात हर हरकत बसों की रिहर्सल के बात कर रहे हो, और ये रिहर्सल पहले ही देख चुकी हो। चुनाचे वो बरामदे के सतून के साथ लगी सड़क पर गुजरती मोटरों, टागों और बसों को देखती रहती और अपने आप को यकीन दिलाती रहती, मैं यही हूँ, महज यही। मगर उसके अंदर कोई चीज़ हौले हौले किसी सिमत को खींचने लगती है और उसे आजमाई कि एक नुक्ते पर जमकर बिखरने वाली निगाहें याद आ जाती। स्कूल में वो तमाम दिन छुट्टी का इंतजार करती रहती। घर 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 उसके पट्टियों पर एक ही लफ्ज़ धड़कन भरकर गूंजता रहता, मगर घर में दाखिल होते ही शदीद ऐसा एहसास होता है ये तो वो जगह नहीं जहाँ उसे पहुंचना था। अम्मा भला मुस्लिमगंज वाले मकान को छोड़ के कितने बरस हो गए होंगे, उसने एक रोज पूछा, जबकि रजिया बाजी सोबे बैठी पाँव पर नेल पॉलिश लगा रही थी और इमती आराम के सिर पे लेटा किताब पढ़ रहा था और टांग हिलाई जाता था। फू तुम पर क्या मुस्लिमगंज का भूत सवार है, बोर कर दिया, वो चिल्लाया। मुझे क्या याद होगा भला, 4-5 बरस की तो थी, 10 बरस गुजर गए। अम्मा ने ऊन का गोला लपेटते हुए कहा, तू परवीन तूने बड़ा अच्छा वक्त देखा है, रजिया बाजी ने नंबूतरे ढकने वाली शीशे बंद करते हुए कहा। अब भला अम्मा वो मकान देखा है? अब कभी भी वह अब कभी वही है ना? इसी तरह स्लेटी छज्जा थाना और दारी गुबार के मरहूले उठ उठ कर भरने लगे हो। वो अपने कमरे में चली गई। उसके जिस्म में तमाम अज़ाब बुरी तरह एहसास हो गए। अलग अलग हाथ, पाँव, बाजू, टांगे, सब में अलग अलग वजूद का अपने वजूद का एहसास जाग उठा। जिसम अपनी वहदत खोकर मुख्तलिफ अज़ा का मजबूआ रह गया था। उसे बड़ी शिद्दत से एहसास हो रहा था कि वो सांस ले रही है, और ये सब कुछ इतना मानूस, इतना जाना पहचाना था कि उसके होंठ पर आंसुओं का नमकीन मज़ा सुलग उठा। तब उसने देखा खुली छत पे एक तरफ बरसाती में बहुत सी चारपाइयाँ खड़ी हैं और कहीं से पत्थर के कोयले की तरह तेज बू आ रही है, और बरसाती के अंदर एक दीवार में छोटी सी बंद खिड़की की सिर पर सर झुकाए एक सांवली दुबली सी लड़की खड़ी है, जिसके बाल कानों तक कटे हैं और उसकी सूखी टांगों पर सफेद जो पजामा है। सामने चेहरे पर बड़ी बड़ी आंखें सुलग रही हैं। टप टप आंसू बहकर खिड़की की सिल में जज्ब हो रहे हैं और मिट्टी की सूंघती खुशबू उठ रही है, और करीब ही जमीन पर लकड़ी का वो डब्बा है जिसमें टूटी हुई चुनियाँ, बोतलों के ढकने और रंगीन कपड़ों की कतरने हैं। अपने आप को पहचान कर उसका जिस्म जरा से उठा, ये लड़की भी मेरे अंदर है और शायद मुझसे बाहर भी। चुनाचे उसके बेशुमार वजूद अंधेरी रात में उसके गिर्द घूमने लगे। भूरे रंग की बंद खिड़की कहीं अंधेरों से निकल के उसकी आंखों में सख्त हो जाती और फिर लौट जाती। उसे यकीन हो गया, मुझे वहाँ जाना है, इसलिए कि वहाँ मैं बंद खिड़की में खड़ी रो रही हूँ। खड़ी घर की मिट्टी के साथ रिश्ता होता है आदमी का, लाख तोड़ो मगर कहाँ टूटता है, रूह तो वहीं बसती है ना। तमाम दुनिया खला में बिखरती निगाह थी। बंद खिड़की में सर झुकाए खिड़की खड़ी इस लड़की के साये ने तमाम हेरों को निकाल लिया। भूरी लकड़ी का खुरदरा लम्स और सूंधी मिट्टी की महक उसके रुए में जागने लगी। मुझे वहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है। वो धीरे धीरे दिल को दिलासा देती रही, मगर सबसे बड़ा मसला तो वहाँ पहुँचने का था। इमती से किसी किस्म की तवक्को ही फजूल थी। वो तो उड़ा घर भर में एक शराब फैला फैला देता। अम्मा और अब्बा मियाँ को जरा सा शक भी हो जाता तो क़यामत आ जाती, और सबसे बढ़कर रजिया बाजी जो गुस्से भर के हर लम्बे से नफरत करती थी, और अकेले तो उस गली में कसम रखते ही मर जाए, वहीं खड़े खड़े कच्ची मिट्टी की तरह उसके जर्रे बिखर कर हवा में उड़ जाए। वो गर्मियों की छुट्टियाँ का एक दिन था। हाजन माई कहीं से
सर उठाए आई थी और अम्मा अंदर से ही उसका 1 रुपया लेने गई थी। हाजन अम्मा, कभी यूं भी होता है कि मसलन जो अपना घर होता है ना, अच्छा तुम बताओ कभी होशियारपुर गई हो अपने घर? हाजन माई ने बड़ी ठंडी आह भरी। लो बेटा, गई कहाँ हूँ, इतना पैसा कहाँ है मेरे पास, मगर ख्वाब में तो रोज ही अपने आप को वहाँ चलते फिरते देखती हूँ। कुछ यहाँ से मेरे अंदर से खींचता है। उसने अपने थर थर करते पेट से जरा ऊपर हाथ रख कर कहा, अम्मा भला मजाक जाती हो? अरे नहीं तो। हाजन माई फौरन चौकन्नी होगी। उसके चेहरे पर वही मकसूद हिफाजती सख्ती उभर आई जो उसको असर देकर हमेशा उसके चेहरे पर आ जाती थी। मैंने तो खुद देखा है, इतना बड़ा गठरा उठाए और 24 नंबर वाली अजरा बता रही थी कि हाँ हाँ जाती हूँ, मगर मांगते थोड़ी जाती हूँ। मेरे अपने लोग रहते हैं ना वहाँ, बीबी से ना कहना। चलो मुझे भी ले चलो। मुस्लिमगंज है ना वहाँ जो स्लेटी छज्जे वाला मकान है, वो मेरा घर है। उसने बड़े वसूख से बताया। कोई सहेली रहती है वहाँ क्या? हाजन माई ने फौरन इस बात की तस्दीक की और दांतों में खलाल करने लगी। हाँ हाँ, सहेली बहुत पुरानी। अम्मा को हाजन माई पे इतना भरोसा था, खुद अपने आप पर इतना ना होगा। उसके साथ सहेली के घर जाने की इजाज़त लेना महज रस्मी बात थी। तमाम रास्ता पागलों की तरह धड़कते दिल की धम धम को दबाकर बड़ी ऊंची आवाज़ से उसे हाजन माई को यकीन दिलाना पड़ा कि वहाँ सहेली से मिलने कतई नहीं जा रही, महज उस मकान से मिलने जा रही है, और शायद अपने आप से भी। यहाँ पहुँच कर वो फिर चकरा गई, और जब उसने वहाँ कदम रखा तो धूप में सांस लेने उस अनजान गली ने उसको निकल लिया। कच्चे आटे में तंदूर के गिर्द बच्चों की भीड़ लगी थी। पुरातों में गोरे आटे के बड़े बड़े पेड़े हौले हौले फैल कर एक दूसरे में मिल रहे थे। भटे आनंद के कोहनी तक गीले कपड़ा लिपेटे तंदूर में से भूरी भूरी रोटियां निकाल रही थी, और बच्चे तंदूर में झांकने की कोशिश कर रहे थे। फजा में रोटियों की बू फैली थी। 2 लड़कियां कूलों पर बच्चे उठाए कि कीड़ी घड़ा खेल रही थी, और चटन शाह की मस्जिद का काले और सफेद चकोर पत्थरों वाला फर्श चमक रहा था। तालाब के किनारे किनारे छोटे छोटे नलों से पानी गिर रहा था। बहुत से सतूनों वाली छत के नीचे लंबी लंबी सफ़ेद बिछी थी। वो तेजी से आगे बढ़ने लगी। स्लेटी छज्जा उसके करीब आ रहा था, और करीब, यहाँ तक कि उसकी निगाहें उसे टकरा कर बिखर गईं। उसने घूमकर पीछे देखा। गली से बाहर एक अजनबी शहर फैला था, और अजनबी इंसान तेजी से अपनी अपनी राहों के भागे चले जा रहे थे, और उस मकान की दहलीज पर उसी मकानों की मिट्टी बिल्कुल ताज़ा सांस लेती चमक रही थी। मेराज की रात जब सरबे का नाथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7 सामानों का सफ़र तय करके लौटे तो अभी उनके दरवाजे की कुंडी हिल रही थी और बिस्तर गर्म था। चंदन शाह के मसले में मौलवी साहब कह रहे थे, और वो जूतों की कतार के करीब दरवाजे से लकी खड़ी थी। गले में लड़के एल्युमिनियम के कटोरों में तेल में भीगे पैसे बचाते फिरते थे। मिराज शरीफ का तेल।